आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पूरा सलूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले प्रश्न के 5 क्वेश्चन हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करना है। तो पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला 140 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 140 का बिल्कुल एलसीएम की तरह 2 से 70 दूना 140, फिर 2 से करेंगे 35, और फिर 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7 जब तक 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिखा जा सकता है 2 का घाते 2 क्योंकि 2 बार है, और गुणे 5 गुणे 7। ये आपका रहा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 156 का हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 156 2 से करेंगे, 2 से कटेगा 2 से 2 से 14 और 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 13 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा 13 एकम 13। तो इस प्रकार से 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा? 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आंसर हुआ। ठीक है। अब तीसरा क्या कर रहा है? 38 और 25, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 3825, ये किससे कटेगा? ये 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 दूना 6 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर उसके बाद फिर 3 से चला जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर इसके बाद यहाँ देख रहे हैं लास्ट में 5 है, तो 5 से ही जा सकता है भाग। तो 5 से करेंगे तो आएगा 5 अठे 40 और 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 17 पचे 85, 17 भाज्य तो एक ही 17 बार जाएगा, तो ये आ गया 1। तो इस प्रकार से इसका 3825 का अभाज्य गुणनखंड इस क्या मिला है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा क्या कर रहा है? पहले का चौथा सवाल 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 1 5 एकम 5, और ये 1001 जो है 7 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7। यहाँ देख लेते हैं 7 से 1001 में 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ आया 3 0 7 त्रिकी 7 चौक
28, तो यहाँ 2 आएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 बचा, फिर 1 उतार लेंगे, 7 त्रिक 21, 143। फिर इसके बाद वह 11 से जा सकता है, ये 11 से करेंगे तो ये 11 कम 11, 11 तियाँ 33, और फिर 13 से जाएगा, 13 कम 13, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड ये निकलेगा 5 × 7 × 11 × 13। इस प्रकार से अभाज्य गुणन 5005 का आ गया। लास्ट में 5वां दिया गया है 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5वां हम लोग देख लेते हैं। 5वां 7429, इसका क्या होगा, तो 17 से ये चला जाएगा, 17 से जाएगा, 17 चौका 68, और 17 से देख लेते हैं। 17 से देखेंगे 7 4 2 9, 17 चौका 68, 14 में से 8 गए, 8 5 14, और यहाँ 0 बचा, और ये आया 2, 17 तियाँ 51, और फिर ये आएगा 1, और यहाँ आएगा यहाँ 17 तियाँ 51, 51, यहाँ 1 आया, और फिर 9, 17 तियाँ 51, इसको देखते हैं एक बार। ये जाएगा 3, और इसके बाद 7 बार, फिर इसके बाद 19 से ले जाएंगे, 19 से ले जाएंगे तो 19 दूना 38, और 19 से करेंगे, 19 से 437 में, तो 19 दूना 38, तो ये 13 में से 8 5 13, 19 तियाँ 57, तो ये आएगा 23। 23 भी अभाज्य है, तो 23 से कम 23, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये होगा 17 × 29 × 23। इस प्रकार से इसका जब हम गुणा करेंगे, गुणा करने की ज़रूरत नहीं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। तो पहली संख्या दे दी गई है 26 और 91। 26 और 91 की हमें चेक करना है कि पहली और दूसरी संख्या दे दी गई है, और इसको करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणन के बराबर होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, फिर 13 तो अभाज्य संख्या, 13 एकम 13, और 91 का करेंगे, 91 का, फिर 13 से 91 होता है, 7 अभाज्य है, 7 एकम 7। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया है 2 × 13, और फिर इसके बाद आया है 91 का 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 7 × 13। देख रहे हैं कि एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ वही होता है जो दोनों गुणनखंड में पाया जाए, सेम टू सेम, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 13, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। तो इस प्रकार से 13 हमारा एचसीएफ निकल गया। इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम
जो एचसीएफ आया है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो बचा है 2 और 7 बचा है, तो उसके बाद हम 2 गुणे 7 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 और गुणे 7, तो 26 सत्ते कितना होता है 182। 182 इस प्रकार से एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। तो हम जांच कर लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन लगाया हुआ सही है कि नहीं। तो देखते हैं कि एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या आपकी दी गई है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91 है। एलसीएम भी आ गया है और एचसीएफ भी आ गया है। तो इस प्रकार से हम रख देंगे, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 26 और गुणे दूसरी संख्या है 91। एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम 182 आया है और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13 आया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका गुणा करके, आप लोग गुणा करना तो जानते ही होंगे। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे, 26 और 91 का गुणा, 6 एकम 6, 2 एकम 2, इसको नीचे कैंसिल, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23। इसके बाद जोड़ लेते हैं इसको, 6 और 4 2 6 और 3 2, 2366। 2366 इधर आया, तो 182 और 13 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। चाहे तो आप लोग करके देख सकते हैं, 23 और 66। इस प्रकार से हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। इसीलिए क्वेश्चन बोला था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का तथा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है। दूसरा सवाल लिखा है 510 और 92 का निकालिए कि ये जो एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा जो है एलसीएम एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। दूसरा है दूसरे 510 और 92 का। सबसे पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे पहले हम 5 से काट लें, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, फिर 2 से कर जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और फिर इसके बाद 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 सते 21, 17 भाज्य है, 17 एकम 17। तो ये इसके बाद और 92 का भी निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड 92 का। तो 92 का जब निकालेंगे 2 से कटेगा तो 46 दूना 92, फिर 2 से करेंगे 23 दूना 46, 23 अभाज्य है तो 23 एक ही बार जाएगा। इसके बाद हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। अब इसके बाद 92 का लिख लेते हैं, तो 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। तो देखते हैं कि दोनों में क्या है, दोनों में 2 है कॉमन, दोनों में मतलब कि एचसीएफ वही होता है जो दोनों में हो, दोनों में केवल 2 ही है। ठीक, इस प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या आया, 2 आया है। हाँ, एक बात और है, 1 यहाँ छुपा रहता है, 2 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ जो होता है क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो वो एचसीएफ है। इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम
एक बार SCF लिख लेते हैं, बाकी बचे हुए चीज़ों को हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 मैं ये SCF वाला लिख लिया, उसके बाद 5 बचा और फिर उसके बाद 2 बचा और बचा क्या 3 और बचा 17 और क्या है गुणे 23। इन सब का गुणा करने पर यह आएगा 23,460। इस प्रकार से हम जांच कर लेते हैं। जांच करने पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे HCF। ठीक है, पहली संख्या आपका क्या है 510 है, दूसरी संख्या है 92 और ये LCM आपका क्या आया है, LCM आया है 23,460। 23,460 और गुणे SCF क्या आएगा, SCF आया है 2। तो इसके बाद हम गुणा करके देखते हैं कितना आएगा 510 और गुणे 92। तो यह आएगा 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 0 में 0, 9 एकम 9 और 5 9 45। इसको जोड़ लीजिए 0 2 9 2 9 6 4 46,920। 46,920 आया, 46,920। इसका भी गुणा करने पर दुगना करेंगे तो 46,920 46,920 आएगा। देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर है, अतः हमारा क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 336 और 54 का LCM तथा SCF ज्ञात करके जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल SCF और गुणे LCM के बराबर होता है। कितना है दूसरे का तीसरा सवाल। 336 और 54 का हमें LCM SCF निकालना है, तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का 336 तो क्या करेगा 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से इस 2 से करने पर आएगा 56 दूनी 112। फिर 2 से करेंगे 28 दूनी 56 और फिर इसके बाद करेंगे 2 से 14 दूनी 28। फिर 2 से करेंगे 7 अभाज्य है, एक ही बार जगह। इसके बाद और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे 27 दूना 54, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इस प्रकार से 336 को देख रहे हैं कि 2 जो है 4 बार आया है, 3 जो है 1 बार और उसके बाद 7 1 बार, और इसके बाद 54 जो है 54 2 घाते 1 और 3 के घाते 3, क्योंकि 3 बार आया है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। नया तरीका है SCF तथा LCM ज्ञात करने के लिए जब अधिक घात में हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम SCF ज्ञात करेंगे। HCF जानते हैं, जो न्यूनतम घात में होता है। जैसे इसमें क्या है कि 2 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 3 भी दोनों में है, तो इनमें न्यूनतम घात लिखा जाएगा। 2 का न्यूनतम घात कितना है 2 घाते 1 और 3 का न्यूनतम घात कितना है 3 घाते 1। तो कितना SCF आएगा 2 घाते 1 2 ही, 3 घाते 1 3। तो इस प्रकार से SCF आएगा 3 दूना 6।
और LCM देखते हैं, LCM। अब जो HCF, इसमें LCM में अधिकतम घात देखा जाता है। तो सबसे अधिक घात मतलब कि दो तीन, इसमें मतलब कि 2 3 दोनों में है, तो 2 का अधिकतम घात 4 और 3 का अधिकतम घात क्या होगा, 3 का अधिकतम घात 3 और गुणे 7। इस प्रकार से हम देखेंगे 2 घाते 4 करेंगे तो आएगा 16 और 3 के घाते 3 करेंगे आएगा कितना, 27 और फिर उसके बाद 7। ये गुणा करने पर हम पाते हैं कि इतना आता 3024। गुणा करके आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से जांच करेंगे। जांच करने पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे HCF। तो देखते हैं पहली संख्या आपकी कितनी है, 336 और दूसरी संख्या 54 और बराबर LCM कितना आया है, LCM आया 3024 और HCF कितना आया 6। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं। 3024 का 6 से करेंगे गुणा करें, 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1 और 6 जीरो में 0 हासिल 1 और 36 18, 18,144, 18,144। इसका भी गुणा करेंगे तो 18,144 ही आएगा। देख लीजिए गुणा करके। तो इस प्रकार से हम लोग जांच लेते हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष एक दूसरे से बराबर हैं और हमारा आंसर सही है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें 3 संख्याएं दी गई है, उसमें कितना था 2, लेकिन अब 3 का निकालना है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का होगा 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। इसके बाद 12 का हो गया। 12 का होने के बाद 15 का निकालेंगे। तो 15 का 3 से करेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे, फिर आएगा 1। इसके बाद किसका करना है, 21 का करेंगे। तो ये 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। तो इन सब का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कितना आया है, 3 गुणे 5 और फिर कितना 21 का कितना आया है, 3 गुणे 7। तो इसका HCF देखते हैं, HCF देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो अतः HCF जो होगा आपका ये जो है 3 होगा, क्योंकि 3 जो है तीनों में HCF 3 आया। और LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM जो होता है, जो HCF लिखे हैं, HCF एक बार लिख लिए हैं और बचा हुआ LCM होता है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका गुणा करने पर हम लोग कितना पाएंगे, 420। इसका गुणा करके देख लिए, 5 सत्ते 35 और 2 दूना 4 तिहाई 12, 35 गुणे 12 करेंगे तो ये आएगा 420। यह आंसर हो गया हमारा, ये क्या है, आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 का LCM ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो 17 का निकालेंगे।
देखिए 17, दूसरा सवाल 17, 23 और क्या लिखा है 29। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हम नोट लिखेंगे। नोट में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव एक होता है। एक होता है। ठीक है। अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? सदैव एक होता है। क्यों? क्योंकि 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17 होता है, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। इसमें देखिए ये एक जो है कॉमन है। इस प्रकार से HCF तो हमें क्या मिलेगा? HCF 1 मिलेगा। और LCM क्या होगा? LCM तो तीनों का गुणा कर लिया जाएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29, इनका गुणा करने पर 17, 23, 29 का हम लोग पाते हैं कि 11,339। गुणा करके देख लीजिए। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 9, 25 का LCM तथा HCF ज्ञात करना। तो देखिए तीसरा 8, 9, 25। पहले तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। इस प्रकार से 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 9 का करेंगे तो 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 का करेंगे, 25 का क्या होगा? 5 पचे 25। तो यहाँ देखने पर हम पाते हैं कि 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का क्या होगा? 3 गुणे 3, ठीक। और 25 का क्या होगा? 5 गुणे 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि इनमें से तीनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, यानी कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो अतः जब कोई उभयनिष्ठ ना हो, अगर तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका HCF कितना होता है? HCF सदैव एक होता है। जब तीनों में कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा है, कोई अंक मैच नहीं कर रहा है जो तीनों में हो, तो उसका HCF क्या होगा? एक होगा। और LCM कितना होगा? LCM जो है 8, और क्योंकि मैच कर ही नहीं रहा, 8, 9, 25 का सबका गुणा कर लेंगे। 8 गुणे 9 गुणे 25, और गुणा करने पर हम क्या पाते हैं? 1800। ये हमारा आंसर है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है? पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF दिया गया है, और हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमें दिया क्या है? देखिए पहली संख्या क्या दिया है? 306, और दूसरी संख्या कितना है? 657, और HCF देखिए दिया है 9। ठीक है। और LCM क्या है? ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चौथा क्वेश्चन दिया। ठीक। पहली संख्या बराबर क्या दिया है? 306। दूसरी संख्या कितना दी गई है? 657। इसके बाद क्या दिया है? HCF। ठीक है, 9 दिया है।
और ज्ञात क्या करना है, LCM हमें निकालना है। ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं कि सूत्र एक प्रकार से है ये कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे HCF। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहली संख्या 306 दिया है और दूसरी संख्या क्या है 657 है और LCM हमें ज्ञात करना है और गुणे HCF कितना है 9। यहाँ देखिए गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है। तो क्या होगा 306 और गुणे 657 और बटा 9 बराबर LCM। तो यहाँ देखते हैं 9 त्रिक 27 और 9 बचा क्या 3 बचा 9 चौक 36। तो LCM बराबर 34 गुणे 657 34 गुणे 657। इसका गुणा करने पर हम लोग पाते हैं क्या पाते हैं 22,338। गुणा करके देख लीजिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक नियम है पांचवा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का रूप आना चाहिए, तभी 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं समाप्त होगी। जैसे क्या है, ये दे दिया गया है 6 पावर n। तो n जो है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कि 6 में 1 लेंगे तो आएगा 6, 6 में 2 लेंगे तो क्या आएगा 6 36 आएगा। तो यहाँ देखते हैं इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो 6 का करेंगे, इसका 6 2 गुणे 3 6 36 का करेंगे तो क्या आएगा 9 गुणे 4 कर देते हैं तो क्या आएगा ये 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। देख रहे हैं कि 5 और 2 का रूप नहीं आ रहा है प्राकृत संख्या में। इस प्रकार से n का मान 1 2 3 6 घाते 4 6 घाते 5 कितना भी करेंगे तो 2 और 5 का रूप गुणनखंड नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है ये 2 और 5 के रूप का गुणनखंड के रूप का नहीं होगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का रूप आना चाहिए। तो हमारे पास दिया गया है 6 पावर n, यहाँ देख रहे हैं 2 गुणे 3 पावर n। तो यहाँ दो तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 गुणे 5 करेंगे तब क्या आएगा 10 आता है, तो 0 पर समाप्त होता है अगर 5 मिल जाएगा 2 के साथ। तो ये क्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के रूप का नहीं है, यह कभी 0 पर 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। कह सकते हैं कि 6 का
अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है अर्थात यह कभी भी शून्य यानी 0 शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा हूँ। छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो इसका हम देख लेते हैं। पहला दिया है इसमें छठा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों में 13 है तो इसको हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुणे 11 और प्लस 1 तो क्या आएगा 13 और 11 सत्ते 77 और प्लस 1 तो 13 और गुणे 77 1 78। तो यहाँ जो होता है अगर हम एक गुणा लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणे में। तो 13 गुणे 78 उतना ही मान आता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 1 2 और 3 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 से अधिक गुणनखंड आए तो यह एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड आने पर भाज्य संख्याएं होती हैं। पहले तो यहाँ देख लेते हैं भाज्य अभाज्य समझ लेते हैं। जैसे क्या है भाज्य लिख देते हैं और इधर अभाज्य लिख देते हैं। ठीक है। तो भाज्य जैसे क्या है भाज्य है 4 6 8। अभाज्य क्या है अभाज्य है 1 2 और क्या है 3 और 5 7। तो यहाँ क्या है 2 4 का अगर इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 और 1 जो है छुपा रहता है। तो यहाँ जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3 है। तो इसका मतलब 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक गुणनखंड आए तो यहाँ क्या होगा भाज्य होगा। इसमें देखते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 1 गुणे 1 2 ही आ रहा है। इसमें 2 गुणे 1 इसमें कितना 3 गुणे 1 इसमें 5 गुणे 1 इसमें 7 गुणे 1 इसमें कितना आ रहा है अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 आ रही है। तो 2 आने पर क्या होता है अभाज्य होता है। जब 2 आए तो अभाज्य, जब 2 से अधिक गुणनखंड आए तो भाज्य होता है। ठीक है। तो अगला पार्ट देख लेते हैं छठे का। ये दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो यहाँ करने पर हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है 5 हम कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 ये हो जाएगा। तो इसके बाद 5 7 6 42 और गुणे 4 4 3 12 दूनी 24 और प्लस 1। तो इस प्रकार से 5 जब इसका गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1009।
1009। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 गुणे 1009 और यहाँ एक छुपा रहता है, तो इसका 1 2 3, तो 2 से अधिक आ रहा है, तो यही लिखेंगे। जब 2 से अधिक गुणनखंड आए तो यह एक भाज्य संख्या होगी, है ना। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए। लास्ट और अंतिम संख्या है, लास्ट और अंतिम प्रश्न है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, थोड़ा जल्दी में है। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग एक ही पुनः प्रारंभिक जहाँ से वो चले थे पुनः वो मिलेंगे, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, है ना। एलसीएम निकालेंगे किसका? 12 और 18 का। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 2 9 18 और फिर 3 से करेंगे 3 3 का 9, फिर 3 1 कम 3, और 12 का करेंगे 2 छंग 12, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 1 2 तिहाई 6 3 1 कम 3। तो देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड 18 में क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 के घाते 2। अब इसके बाद 12 का कितना आया है? 12 का आया है अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 2 और 3 के घाते 1। तो हमें एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लिखा जाता है? अधिकतम घात लिखी जाती है, दोनों की अधिकतम घात, ठीक है। केवल इसमें 2 3 है, तो अधिकतम घात 3 का 3 घाते 2 और 2 के घाते 2, ये अधिकतम घात है। तो ये आएगा 3 त्रिका 9 और ये 2 दूना 4, तो 9 चौक 36। तो 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे जहाँ से वो चले थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं, क्योंकि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है जिसके चारों तरफ क्या है? मैदान है, ये मैदान है। एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, ठीक है। और सोनिया जो है, यहाँ मान लीजिए सोनिया यहाँ से चली थी, सोनिया जो है 18 मिनट लगते हैं इसको चलने में। सोनिया को कितने लगते हैं? सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। और रवि को कितने लगते हैं? रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार से दोनों जब चलेंगे तो एक साथ पुनः 36 मिनट पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली 1.3। 1.3 में सिद्ध करना है कि रूट वाले चीज़ जो होते हैं, रूट में जैसे √5, √7, √2, एक अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद चलिए इसको बाद में बताया जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग रूट का अध्ययन करेंगे। √5, √2 अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।